नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और नेट के पाठ्यक्रम में लगा है जो आपका सुदामा पंडित धूमिल की कविता नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो इससे पहले हमने देख लिया है नक्सलबाड़ी और मोचीराम। आज देखेंगे अकाल दर्शन और रोटी और संसद। तो यह दो कविताएं देखेंगे। हिंदी के पाठ्यक्रम आपका कहीं भी आता है, टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर, तो सब जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेन टारगेटेड आपका यह जो कविता है वह नेट जेआरएफ के लिए है। हिंदी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, इसलिए बाकी तो जहाँ कहीं भी आता है हिंदी उसके लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त लाइन किसकी है या फिर उपर्युक्त लाइन किस कविता की है। तो अकाल दर्शन। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह गिरड़ा जो आंखों पर पट्टी बांध कर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झाँकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते। अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। ले चुपचाप सुनते हैं वे चुपचाप सुनते हैं। उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। मतलब एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। अकाल की पूंजी में क्या हो जाता है, अकाल में क्या हो जाता है? दया दिखाते हैं। एकता हो जाता है तो युद्ध हो जाता है। क्रांति किसने तुझको क्रांति किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। क्रांति किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। एकता युद्ध और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है। क्रांति यहाँ एकता युद्ध की और दया की अकाल की पूंजी है। यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। ऐसे है, एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। समझिए, इसको समझिए, बार बार इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है।
क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी। मतलब क्रांति किसी को पता नहीं है, अबोध बच्चे के हाथ में कुछ भी रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या है। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। अब देखते हैं रोटी और संसद, है ना। रोटी और संसद इनकी धूमिल की आखिरी कविता है। बहुत छोटा है, बहुत ही गहरा मर्म लिए हुए है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। यानी कि यहाँ पे आम आदमी और उसके बाद आपका जो मध्यम वर्ग में व्यापारी है, फिर तीसरा वर्ग राजनेताओं का है, शोषकों का है, उनका यही प्रतीक है कि एक आदमी तो रोटी बेलता है, दूसरा मतलब बनाता है, गेहूँ जैसे उपजाता है, दूसरा व्यापारी वर्ग है तो वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, बीच का दलाली खाता है मतलब। और उसके बाद तीसरा आदमी कुछ नहीं करता है, राजनेता वगैरह शोषक वर्ग, वह क्या करता है, वह बस खेलता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। बिल्कुल सिंपल है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो कहने का मतलब कि देश के संसद में लोग जो बैठे हुए हैं अधिकतर वही लोग हैं, इसीलिए तो संसद मौन है, वो लोग मौन है, नहीं तो बोलते, है ना। शोषित शोषक मध्यम वर्ग, यहाँ पे उनका प्रतीक बताया गया है। धूमिल की कविता काफ़ी चोट करती हुई कविताएं रहती हैं। तो यहाँ पे तीनों कविताएं आपकी मतलब कि तीनों क्या, यहाँ पे आज हमने दो देखा, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। अकाल दर्शन और रोटी और संसद आज हमने देखा। यह कविता कैसी रही ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। आपने सुझाव सजेशन शिकायत जो भी है कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करना ना भूलें।